नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग कविता 5 पर्वत प्रदेश में पावस के दूसरा जो पद्यांश है उसका अध्ययन करेंगे। पिछले कालांश में हमने पहला पद्यांश और उस पर आधारित जो प्रश्न थे उसका हमने अध्ययन किया। तो आइए पहले हम पद्यांश 2 देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, गिरी लिखा है, रा में छोटी मात्रा आएगा गिरी। टाइप करने के बाद ये बदल गया तो अभी दिखाई पड़ रहा है गिरी लिखा है, गिरी, रा में छोटी मात्रा आएगा। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरवर के उर से उठ उठकर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, है झांक रहे निरव न पर। तो ध्यान दीजिएगा कि गिरी का, गिरी यानी पहाड़ का, गौरव गाकर झरझर, झरझर माने झरने, झरने जब पहाड़ से के ऊपर से बहते हुए यानी ऊपर से नीचे की तरफ बहते हैं तो इस तरह लगता है, जो उनकी झरझर की ध्वनि होती है उसको सुनकर ऐसा लगता है मानो ये झरने पहाड़ का गुणगान कर रहे हों। ये झरने मधुर ध्वनि करते हुए मानो पर्वतों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, इनके स्वरों से नस नस में उत्तेजना भर जाती है। मतलब कि पहाड़ों पर बहने वाले जो झाग से भरे झरने ऐसे सुंदर लगते हैं। लिखा है ना कि मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो मतलब है कि पहाड़ों पर बहने वाले झाग से भरे झरने ऐसे सुंदर लगते हैं मानो ये मोतियों की लड़ियां हों। गिरवर के उर से उठ उठकर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, यानी पर्वत के ऊपर यानी जो वृक्ष उगे हुए हैं उसके विषय में कवि कहते हैं, उर यानी छाती होता है, तो यानी चूंकि यानी पहाड़ पर ही वृक्ष उगे हुए हैं इसलिए उन्होंने यानी कवि ने कहा कि गिरवर के उर से उठ उठकर, पर्वत की छाती पर ऊंचे वृक्ष, बड़ी बड़ी लंबी लंबी वृक्ष, मन में ऊंची उठी आकांक्षाओं के समान है। क्या कहते हैं कवि यहां पे कि पर्वत की छाती पर उगे हुए ऊंचे वृक्ष यानी लंबे लंबे वृक्ष मन में उठी ऊंची आकांक्षाओं के समान हैं। आकांक्षाओं से तरवर का है, ऊंची आकांक्षाओं से के समान है ये वृक्ष। और क्या कह रहे हैं कवि, हैं झांक रहे निरव न पर। निरव मौन, शांत। कवि कहते हैं कि ये शांत आकाश में झांकते हुए एकदम मौन, अनिमेष, अनिमेष मतलब एकटक, अपलक भी बोलते हैं, यानी कि बिना पलक झपकाए। क्या कहते हैं कि ये शांत आकाश में झांकते हुए एकदम मौन, अपलक
यानी बिना पलक झपकाए, अटल यानी बिना हिले डुले और चिंतित खड़े हैं। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर चिंतित खड़े हैं, ऐसा कवि को प्रतीत होता है। यानी पर्वत पर उगे हुए वृक्षों का दृश्य का यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों में चित्रण किया है। तो इस तरह से ये दूसरे पद्यांश का भावार्थ मैंने आपको बताया। अब इस पर आधारित जो प्रश्न है उन्हें आप देखिए। निर्झर किसका गौरव गान कर रहे हैं? प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्नों का जो क्रम दिया है मैंने निरंतर दिया है, जैसे प्रश्न 8 तक पहले पद्यांश थे, अब यहाँ पर जो पद्यांश 2 पर यानी 2 में प्रश्न संख्या 9 से आरंभ हो रहे हैं, तो वही बता रहा हूँ मैं। ये आपको क्रम जो है मैंने निरंतर दिया है। तो प्रश्न संख्या 9 है यहाँ पे दूसरे पद्यांश पर आधारित कि निर्झर किसका गौरव गान कर रहे हैं? हिमालय का, नदी का, पर्वत का, बादलों का। क्या लिखेंगे यहाँ पर? पर्वत का। अब प्रश्न संख्या 10 है, झाग भरे निर्झर क्यों कहा गया है? पहला विकल्प है इसमें झरने की श्वेत धारा के कारण, बुलबुलों के कारण, साबुन के घोल के कारण, निर्मलता के कारण। क्या आएगा यहाँ पर? झरने की श्वेत धारा के कारण। इसी तरह जो है प्रश्न संख्या 11 है, पेड़ों के समूह कहाँ स्थित हैं? नभ पर, उर पर, पहाड़ पर, धरती पर। कहां पर? पहाड़ पर आएगा। पेड़ों के समूह कहां स्थित हैं? इसमें लिखा है ना कि गिरवर के उर से उठकर, है ना? तो आदमी नस नस उत्तेजित कर, नहीं, गिरवर के उर से उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर। तो मतलब किसके विषय में? पेड़ों के समूह कहाँ स्थित हैं? ये पहाड़ के विषय में कहा है। गिरवर यानी पहाड़ पर स्थित है। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 है, अनिमेष का तात्पर्य है। अनिमेष का मैंने अभी आपको अर्थ बताया कि अनिमेष मतलब एकटक। अनिमेष का अर्थ है बिना पलक झपकाए। अनिमेष का अर्थ है अपलक भी होता है। तो यहां पर देखिए, का में तुरंत, खा में बिना पलक झपकाए, गा में अनियमित, घा में पलक झपका कर। तो यहां इसका उत्तर क्या होगा? बिना पलक झपकाए। प्रश्न संख्या 13 है, वृक्ष कैसे लग रहे हैं? अशांत, शांत, गा में धसे हुए, घा में चिंता में डूबे हुए। जैसा इसमें हमने पढ़ा था ना कि अंतिम 2 पंक्तियां देखिए, दूसरे गद्यांश का अंतिम 2 पंक्तियां हैं, झांक रहे निरव न पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। वृक्ष कैसे लग रहे हैं? इसमें चिंता में डूबे हुए। इसमें लिखा है ना कि अनिमेष अटल, अनिमेष है एकटक देख रहे हैं, बिना पलक झपकाए देख रहे हैं निशांत आकाश की तरफ, अटल है बिना हिले डुले, लेकिन कुछ चिंता पर, यानी कुछ चिंतित खड़े हैं, यानी कुछ चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब मानो आकाश का रहस्य सुलझाने में लगे हों, इस तरह से दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहां वही सवाल किया गया है, इस पर आधारित प्रश्न है कि वृक्ष कैसे लग रहे हैं? अशांत, शांत, कि धसे हुए, चिंता में डूबे हुए। कैसे लग रहे हैं? चिंता में डूबे हुए। तो अब प्रश्न संख्या 14 है, झरने कैसे लग रहे हैं? सांप की भांति, वृक्षों की डालियों की भांति, मोतियों की माला की भांति, फूलों की माला की भांति। इसमें लिखा है ना दूसरे पद्यांश में, देखिए यानी तीसरी लाइन से, तीसरी और चौथी लाइन यानी पंक्ति, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। है ना? किसके विषय में कहा गया है? झरने के विषय में बताया गया है। झरने की, तो वही यहां सवाल है उसी पर आधारित कि झरने कैसे लग रहे हैं? मोतियों की माला की भांति दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक। उसके बाद वृक्ष देख रहे हैं आकाश को, जल को,
धरती को, चांद को। किसको देख रहे हैं? आकाश को, है ना। ये भी है, झांक रहे निरव न पर, शांत आकाश की ओर देख रहे थे, तो वृक्ष देख रहे हैं किसको? नहीं, आकाश को। प्रश्न संख्या 16 है, कौन किसका गौरव गान कर रहा है? पेड़ पत्तों का, पर्वत चोटियों का, मनुष्य धरती की हरितमा का, कि झरने पर्वत का? इसमें क्या उत्तर आएगा? झरने। कौन किसका गौरव गान कर रहा है? झरने कर रहे हैं पर्वत का। इसमें लिखा है ना, गिरि का गौरव गाकर झरझर। तो झरने की जो आवाज है झरझर की, वो मधुर ध्वनि सुनकर ऐसा लगता है कि मानो झरने जो है पर्वत की गुणगान कर रहे हों, महिमा मंडित कर रहे हों। तो यहां पर सवाल यही है कि कौन किसका गौरव का गान कर रहा है? तो घा वाला विकल्प है, वही आएगा है उत्तर, कि झरने पर्वत का। ठीक। उसके बाद प्रश्न संख्या 17 है, वृक्षों की तुलना किससे की गई है? ऊंची ऊंची आकांक्षाओं से, कि झरझर गिरते झरनों से, कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से? किसी से भी नहीं। यहां क्या लिखा है कि ऊंची ऊंची आकांक्षाओं से आएगा। इसमें क्या आएगा? वृक्षों की तुलना किससे की गई है? इसमें लिखा है ना कि गिरवर की उड़ से उठ उठकर ऊंची आकांक्षाओं से तरवर। मैंने आपको क्या बताया था कि पर्वत की छाती पर ऊंचे वृक्ष है, लंबे लंबे वृक्ष है, मन में ऊंची यानी उठी ऊंची आकांक्षाओं के समान है। तो यहां पर ऊंची ऊंची आकांक्षाओं से तुलना की गई है, वृक्षों की तुलना। उसके बाद प्रश्न संख्या अवश्य 17 तक ही है इसमें, पद्यांश 2 में। अब पद्यांश 3 जो है हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में, और आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसको आप देखिए और समझिए, क्योंकि इसी कविता से इस तरह से घुमा फिरा के सवाल किए जाते हैं कि अगर हमने भावार्थ समझ लिया है, सार समझ लिया है, एक एक पंक्ति का भाव समझ लिया है, तो कोई किसी तरह सवाल किया जाए आप उसका जवाब लिख सकते हो। इसलिए मैंने अलग अलग पद्यांश पर अलग अलग प्रश्न बनाए हैं। तो आशा रखता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा और आपको मज़ा आ रहा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तीसरा पद्यांश हम अगले कालांश में हम चर्चा करेंगे, अगले कालांश में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।